हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 40। इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमसे पूछा अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा, इन सवालों के अंदर आपने जिन बातों का ख्याल रखना होता है ना, मैं बार बार वही कह रहा हूँ, टेक्निक सीखनी है आप। इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि जब आपने एसेट बेचा तो उसे कैश कितना है। मतलब ये पूछ रहा है, कैश टू डिस्पोजल वाली एंट्री पूछ रहा है एक तरह से। अब हमने फौरन ये सोचना है, ये टेक्निक्स क्या है, फौरन ये सोचना है कि ये कैश फ्रॉम डिस्पोजल किसी लेजर से मिल सकता है। डिस्पोजल के लेजर में होता है। आपने ये वो टेक्निक है जो आपने आगे आने वाली जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले वो लेजर सोच लिया करो अगर कोई एक सिंगल चीज फाइंड करनी। जैसे हमने डिस्पोजल का लेजर बनाया और हमें यह भी पता है कि डिस्पोजल के लेजर के अंदर तो चीजें फिक्स होती हैं। कौन कौन सी? एक कॉस्ट होती है या पीपीई, एक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है, एक कैश होता है और एक एसओपीएल होता है। अगर लॉस है तो इस साइड पर होता है और अगर गेन है तो इस साइड पर होता है। अगर मैं आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर लॉस है तो इसलिए मैं गेन नहीं लिख रहा, तीन चीजें बता दूं इस लेजर के अंदर, चौथी चीज मिल सकती है। अगर तीन चीजें या तो वो क्वेश्चन के अंदर गिवन हुआ करेंगी या वो तीन चीजें भी कहीं ना कहीं से फाइंड हुआ करेंगी। जैसे अगर हम इस सवाल के अंदर देखें, वो कहता है कि मेरे पास जो फिक्स एसेट्स हैं 2003 में थे 5,18,000 और बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट कहते हैं एसओएफपी को, और ये हमेशा क्लोजिंग होते हैं, और 2004 का हमारे पास बैलेंस गिवन है 684,500। अगर मैं आपसे ये बात करूं तो ये मेरे पास होगा ब्रॉडऑन का डाटा और ये मेरे पास होगा जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है वो ब्रॉडऑन होता है, जो इस साल का क्लोजिंग होता है वो कैरी डाउन होता है। और आपके पास बैलेंस शीट या एसओएफपी के अंदर कोई भी बैलेंस पड़े होते हैं वो हमेशा कैरी डाउन होते हैं। हमेशा कौन से बैलेंस होते हैं? क्लोजिंग। 2003 का क्लोजिंग, 2004 का क्लोजिंग। अब आगे कहता है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी उसने बता दिया और उनको आपस में माइनस करके नेट बुक वैल्यू के बारे में बता दिया। ओके, आगे वो कहता है ड्यूरिंग 2004 के अंदर कहता है नए एसेट्स पर खर्चा हुआ 481,000। खर्चे से मुराद है, जब लिखा हुआ ना एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट्स, इसका मतलब है नया एसेट खरीद लिया, एडिशन आ गया। कहता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हमें पुराने एसेट बेचने पर लॉस आया, और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 138750। अब हमें सारी इंफॉर्मेशन में मतलब था सिर्फ इस लेजर का। इस लेजर के अंदर उसने हमें लॉस दे दिया 92500, तो मैंने यहां पर लिख दिया लॉस 92500, 92500 ऐसा ही है। इसको तो मैंने फाइंड करना है, इसका मतलब ये मुझे अभी नहीं मिलेगा, ये मेरी फाइनल स्टेज होगी। अगर मुझे कोई एसेट मिल जाए जो मैंने बेचा है, अब जो मैंने एसेट बेचा है वो दो जगह पे लिखा जाता है। पता है क्या एंट्री होती है? पहली एंट्री, चार एंट्रीज में से पहली एंट्री डिस्पोजल डेबिट पीपीई। डिस्पोजल में ये डेबिट हो रहा है, पीपीई में किस साइड पर आएगा? क्रेडिट साइड पर। अब मुझे एक बात का हिंट मिल गया कि इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैं जाकर पीपीई का लेजर बना लेता हूं। किसका लेजर बना लूंगा? वहां से मुझे हो सकता है डिस्पोजल की एसेट की कॉस्ट मिल जाए। अब मैंने क्या किया, यहां पर ही बना लेते हैं। पीपीई का ब्रॉडर कितना है? 518000। कैरिड ऑन कितना है? 684500। एडिशन कितना है? 481,000। और इधर आपको पता डिस्पोजल आता है। अगर तो ये दोनों साइड बराबर आ जाती तो डिस्पोजल नहीं है, बट अगर ये दोनों साइड बराबर नहीं आती, इस साइड पर कोई चीज मिसिंग है, तो इसका मतलब है वो डिस्पोजल की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल कितना आ रहा है?
999 इधर भी लिख देंगे 999। इसका मतलब है डिस्पोजल वाली साइड अभी कंप्लीट, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 314। तो हमें पीपीई के लेजर से क्या मिला, जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट, जो एसेट बेचा उसकी। अब आने वाले सवालों के अंदर जो नई बुक आ रही है ना FR1 की, उसके अंदर तो इसका पूरा एक चैप्टर है, नहीं मिसिंग वैल्यूज का पूरा एक चैप्टर है। वैल्यू मिसिंग होती है, हमने फाइंड करनी। तो ये अभी तक हमारे सिलेबस में कभी कभार वो ऐसा पूछता है, अदरवाइज होता नहीं। तो पूछ भी लेना, तो हमने जैसे जो चीज मिसिंग है नहीं, तो आपने ये ढूंढना कि ये कहां से मिल सकती है। कितनी अमाउंट आ गई 314। अभी ये चीज भी मिसिंग है। अब ये है डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मैं फौरन सोचूंगा कि ये डेप्रिसिएशन मुझे कहां से मिल सकती है, एक और जगह भी होती है। ये बात तो कंफर्म है ना कि हर एंट्री के दो इफेक्ट होते हैं, हर एंट्री दो लेजर्स में जाती है। तो कोई दूसरा लेजर ढूंढ लो, और वो दूसरा लेजर नाम से ही पता है कौन सा लेजर, दूसरे लेजर का नाम लिखा होता है, तो बनाया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर, वहां से ये आपको मिल जाएगी। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर में क्या क्या चीजें आती हैं वो आपको पहले ही पता है। ब्रॉड ऑन आता है, कैरिड ऑन आता है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आती है, और डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आती है। ये बात पता है ना, या दोबारा लिखूं? अब मुझे बताए ब्रॉड ऑन कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 277,500 277,500, और कैरिड ऑन कितना है 249,750, और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी बताइए कितना है 13875। लो जी, इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही अननोन रह गया। आपको पता ना लेजर एक इक्वेशन होती है। हाँ जी, टोटल कितना आ गया 416,250 416,250। तो डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्ट कितनी आ गई 177 1665 1665। अब इसके अंदर भी एक वैल्यू रहेगी, अब वो हम बैलेंसिंग फिगर कर लेंगे। इधर लिख देंगे जनाब 314,500 314,500 555,000। ये हमारा आंसर, ये चीज उसने पूछी थी। अब देखिए हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन थी, और मैं आपको एक ही बात बताता हूं, अच्छा लीडर वही होता है अपने गिवन रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है। और आप भी अगर अच्छे लीडर बनना चाहते हो तो जो इंफॉर्मेशन है उसको यूटिलाइज कैसे करना है अपने मकसद के लिए, ये सीखना होगा। कभी क्वेश्चन किसी तरह से दिया होगा, कभी किसी तरह से दिया होगा। हाँ, ये बात मैं आपको कंफर्म है, आपको वो बातें सारी पता होती, ऐसी कोई चीज पेपर में नहीं आती। देखें पहली दफा तो आपने जब पहली दफा सवाल देखा होगा तो शायद आपको भी एक दफा हैरानगी हुई होगी, जिसने किया भी है उसको भी लगा होगा कि ये क्या है, क्या पूछा है, क्या दिया हुआ है। बट जिसने फोकस किया, जिसको अपने ऊपर इत्मीनान था कि नहीं सॉल्वेबल तो है ये बात कंफर्म है, जब ये बात कंफर्म हो जाए ना आपको, फिर आपने कुछ ना कुछ कर ले। लेकिन अगर पढ़ के डर जाना है ना, फिर कुछ नहीं। अब आ जाए 27 पे। 27 कितने लोगों का बगैर कहीं हेल्प लिए हुआ? हेल्प से मुराद है ना कि कुछ बंदे, अच्छा थोड़ी सी हेल्प ली है, हाँ वो मजे की बात। चलें जी, ये बढ़ाई तो किया है, और क्लास नहीं लाया, इससे बड़ा हो गया ना तो फिर बाहर निकल जाए। ठीक है, ये लाइट ना फर्स्ट वाले एक सेकंड बटन बंद कर दो, थर्ड वाला
पहले वाला चलो, बाकी दोनों चला दे। चले अब ठीक है, चलो नहीं भी ठीक तो फिर यही ठीक है। अच्छा ये सवाल ना आया तो बहुत अरसा पहले है, 2011 में इस जैसा सवाल, रोज रोज ये सवाल नहीं आते होते, ऐसे अच्छे सवाल कभी कभार आते, और मार्क्स भी देखे 22। अच्छा ऐसी नेचर के सवाल ना, हमने वो व्हीकल का लेजर वाला भी देखा था, अगर आपका आधा सवाल हो जाए ना तो फिर अगला आधा वैसे ही होता है। अब इसमें ना है तो वही सोचना, 22 नंबर का ये सवाल है, अगर हम 22 को 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मिनट प्लस हमें ये टाइम एलोकेट होता है, तकरीबन 40 मिनट से ज्यादा या 40 मिनट मिनिमम हमें ये मिलेंगे कि जी 40 मिनट तक ये सवाल आप कर सकते हो। अब सवाल में लिखा हुआ है मशीनरी अकाउंट बनाना है और डिस्पोजल का लेजर बनाना है। अच्छा अगर वो क्वेश्चन के अंदर ये ना कहे कि एक्यूमुलेटेड एक्शन का लेजर बनाना है तो समझ जाए कि वो कॉस्ट पे लेजर नहीं बना पाएगा, बुक वैल्यू पे लेजर बनाएगा। पता है ना बुक वैल्यू पे लेजर बनाना सीखे थे एक दिन हम, क्वेश्चन नंबर 23 भी उससे ऐसा किया था हमने। तो जब क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि मेन लेजर ही एक्यूमुलेटेड एक्शन का है, अगर वो ही नहीं पूछ रहा तो इसका मतलब है फिर वो कॉस्ट के ऊपर लेजर नहीं बनवाना चाह रहा, वो हमसे बुक वैल्यू पे बनवाना चाह रहा है। अब ये मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का इसमें कोई रोल नहीं है। बुक वैल्यू पे कैसे बनते हैं लेजर, ब्रॉड डाउन, एडिशन, डिस्पोजल भी बुक वैल्यू पे आ जाता है, और फिर डेप्रिसिएशन भी उसमें आती है और कैरी डाउन आता है। अब इस सवाल के अंदर वो कहता है कि रिटर्न डाउन वैल्यू, उसने खुद ही बता दी रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब बुक वैल्यू 30 जून 2011 831128। अच्छा नींद आ रही है ना तो झटके झुटके लगाए सर को। अब मैंने इसको आपको दो तरीकों से करवाना है, मतलब हमने सवाल को ना तंग करना है, जितना वो हमें उसने किया आप लोगों को किया उतना हम इसको भी तंग करेंगे। 2011 30 जून हमें बैलेंस बताया हुआ है, कहते हैं फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, कहते हैं एक 1 जुलाई 2007, बड़ा फर्क है 2011 और 2007। सेकेंड हैंड मशीनरी 3 लाख में खरीदी, 2 लाख रुपए उसके ऊपर खर्चा कर दिया बिफोर यूज। कोई भी सेकंड हैंड मशीन खरीदें, कोई भी सेकंड हैंड मशीन खरीदें, उसको इस्तेमाल करने से पहले जो कुछ खर्चा करते हैं वो उसकी एसेट की कॉस्ट में ऐड कर। गॉट इट? 5 लाख का एसेट आपने 1 जुलाई 2007 को खरीदा। फिर एक और एसेट के बारे में बता रहा है, जून 2008 एक और एसेट खरीदा है 2,50,000 का। तीसरे नंबर पर कहता है द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2007 become obsolete and was sold for ₹100,000 on 1 जनवरी 2000। कहता है वो जो खरीदी है ना 1 जुलाई 5 लाख वाली, उसको जनवरी 2010 में बेच रहे हैं। ऑन द सेम डेट, उसी दिन एक नया एसेट खरीद रहे हैं 6 लाख का एडिशन। कहता है मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 2008, वो दूसरी की बात कर रहा है। कहता है आपने उसको बेच दिया 30 जून 2011 को बुक वैल्यू प्लस 50,000 पे। ये तो सीधा सीधा गेन ऑन डिस्पोजल है। 50,000 क्या है, क्योंकि आपने बुक वैल्यू प्लस पे बेच रहे हो, बुक वैल्यू प्लस पे बेच रहे हो, तो सीधा सीधा गेन है हमारा। फिर वो कहता है जनाब अजफर एंड कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन 15% WDV मेथड, और एडिशन कहता है कि आपने मशीनरी अकाउंट बनाना है इन 2 सालों का, 1 जुलाई 2009 से 30 जून 2011 तक। और इंटरेस्टिंग बात, आपको ये बुक वैल्यू किस दिन की दी हुई है? अगर ये बताई होती ना 2009 से शुरू 179, तो सवाल बहुत मजे का होता, आसान होता, लेकिन उसने क्या कर दिया, कैरी डाउन बता, परेशान करने के लिए बस। अब जब आपने चलो सवाल पढ़ ली, समझ लग गया सवाल, 2 एसेट बेचे हैं, एक खरीदा है और हमने 2 सालों के लेजर बना दिए, ये क्वेश्चन है हमारा। अब जैसे सपोज दैट आप में से बहुत सारे लोगों से ये सवाल नहीं हुआ, अगर हुआ तो शायद बहुत सारे लोगों से गलत हुआ होगा। अगर जो बंदा थोड़ा समझने वाला है ना, वो कहेगा कि ठीक है जी 2 सालों के लेजर ही बनाने हैं, तो क्या है, हम सबसे पहले ए पार्ट करेंगे जनाब। उसने कहा जी मशीनरी अकाउंट बनाए, अगर उसने कहा है ना मशीनरी अकाउंट बनाए और आपने पीपीई लिखा तो अच्छी बात नहीं समझी जाएगी, गलत नहीं होगा लेकिन अच्छी बात नहीं समझी जाएगी।
हाँ जी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि पेपर में कैसे इसको हैंडल करना है। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि उसने कहा है कि 179 से शुरू करें, ऐसा है? ब्रॉड डाउन है ही नहीं, ब्रॉड डाउन है ही नहीं, तो नहीं लिख सकते। फिर उसके बाद देखें ये 6 लाख का एडिशन किस दिन हुआ है? इस 6 लाख का एडिशन कब हुआ है? 1/1/2010, इसी साल को कहते हैं क्योंकि ये साल है 179 से लेकर जून 1/1/10 कैश 6 लाख। फिर इस डेट को एक एसेट, अच्छा मुझे बताएं यहां पर मैं 5 लाख से लिखूं या उसकी बुक वैल्यू फाइंड करके लिखूं? बुक वैल्यू फाइंड करके लिखूंगा, वजह क्योंकि बुक वैल्यू पे लेजर बना रहे हैं, लेजर किस पे बना रहे हैं, और बुक वैल्यू तो कुछ लोग तो फार्मूले यानी वो वर्किंग करेंगे ना, हमारे पास फार्मूला है, हम फार्मूला लगाते हैं बुक वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी बताएं ये एसिड खरीदा कब था? 177 को, और बेच कब रहे हैं? 1/1/10 को। टाइम काउंट करते हैं 17 से 30 जून 8 तक एक साल, 30 जून 1, 30 जून 9 2 साल, 30 जून 10 3 साल, और 30 जून 10 तक पहुंचे ही नहीं, 2 साल 6 महीने, 2 साल 6 महीने। और आपको पता है WDV के अंदर मंथ और साल अलग अलग लिखते हैं। तो आगे बुक वैल्यू हमारे पास वर्किंग नंबर 1, बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट कितनी है? इंटू 1 माइनस 0.15 की पावर 2 इंटू 1 माइनस 0.15 इंटू 6 बाय, ना पता चले तो दूसरी वर्किंग कर लेना या पूछ लेना। कितना आंसर आ रहा है? 334156 334156 वर्किंग नंबर 1। पेपर में लिखना बेहतर होता है, वर्किंग रेफरेंस देना बहुत जरूरी होता है जी। वर्किंग के तो नंबर होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही लाइन में जवाब आ जाता है 334156 और यहां पर ना वर्किंग नंबर हुआ, ब्रैकेट लिखो ना लिखो ये आपके अपनी मर्जी, नहीं रफ उसके ऊपर ही करते हैं, ये पूरी एक शीट है सब कुछ उसके ऊपर ही करना है। उसका तरीका कार ये होगा कि सॉल्यूशन का पोर्शन एक पेज अलग करके ना उसी अगले पेज पर वर्किंग की हेडिंग देकर वर्किंग शुरू कर दो, और वर्किंग का जब ये वो वैल्यू पूछ देखेगा ना ये कैसे आई, वो जाकर वर्किंग 1 देख लेगा, आप उसको ढूंढे हुए परेशानी नहीं होगी, वर्किंग 1 देखेगा उसको पता चल जाएगा कि उसने फार्मूला लगाया हुआ है या कैलकुलेशन की हुई। ओके आगे चलते हैं। 1/1/2010 के बाद यहां पर क्या आता है 30 जून 10 आएगा पहले डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन हमने अभी फाइंड कर 30 जून 10 कैरी डाउन, ये कुछ भी हमें नहीं गिवन, मतलब अगर हम एक साल का लेजर बनाए ना बुक वैल्यू के ऊपर ऐसे ही कुछ बनेगा, मुझसे जो फाइंड हो सकता था जो मैं कर सकता था वो मैंने किया, जो मेरे पर ना तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है और कैरी डाउन में फाइंड ही नहीं कर सकता जब बाकी इंफॉर्मेशन हो। अब आगे चलते हैं 1/7/2010 ब्रॉड डाउन नहीं है मेरे पास और इसमें एडिशन भी नहीं है। 30 जून 2011 यहां एक डिस्पोजल है वर्किंग नंबर 2, यहां पर एक डिस्पोजल आए जरा, डिस्पोजल वाले को खरीदा कब था 1/1/8 को और बेचा कब है 30 जून 2000, टाइम गिने जून 8 तक एक साल, जून 8 तक एक साल, फिर 6 महीने, फिर 9 10 11 6 महीने 3 साल, 6 महीने 3 साल लगा देते हैं फार्मूला, बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट
कॉस्ट लिख दूं 2.5 लाख, परेशानी तो नहीं है कोई, क्योंकि 2.5 लाख का कॉस्ट थी उसकी, इंटू 1 माइनस 0.15 इंटू 6/12 इंटू 1 माइनस 0.15 की पावर, कितना आंसर बता रहे हो? 14201। अच्छा, जो मैं लिख रहा हूं इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना आ गया? 14201। फिर सेम डेट को मेरे पास डेप्रिसिएशन आएगी, और सेम डेट को, और इंटरेस्टिंग बात, ये लास्ट कैरिड ऑन भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये देख लें। 30 जून 2011 की वैल्यू गिवन है, 30 जून 2011 की वैल्यू हमारे पास है 831126। लो जनाब, ये थी रिक्वायरमेंट। मैंने अभी तक क्या किया है? अभी तक जो मेरे पास था सिर्फ मैंने उतना किया। इन केस टाइम खत्म हो जाता है, पेपर वो आपसे छीन लेता है। अभी तक आप खुद बताएं कि आपने कुछ भी नहीं किया, ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। अभी तक आपका दिमाग अगर इस्तेमाल होता तो इससे आगे होना था, ये तो सवाल है। ठीक है, यहां तक भी आप कुछ ना कुछ नंबर स्कोर कर चुके हो। अगर पेपर में ये सवाल आता है, आपको कुछ नहीं आता, बट जितना अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको तो अपनी अपनी जगह पर प्रेजेंट कर दो। यहां से आगे अब हमारा गलत और सही स्टार्ट होना है। हो सकता है 22 में से यहां तक 7 नंबर हुए, 5 हुए, 2 हुए, 4 हुए, जितने भी होंगे वो नंबर हम ले चुके। अब देखिए, अगर मेरे पास मैं सिर्फ यहां पर वैल्यू आ जाए तो फिर इन दोनों में से मेरे पास कोई एक वैल्यू मिल जाए किसी ना किसी तरीके से, दूसरी वैल्यू मैं फाइंड कर लूं, और यहां पर ये वैल्यू फिर इधर ट्रांसफर हो जाएगी, फिर सेम क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास मिसिंग है। अब मैं अपना काम करना शुरू करता हूं। सबसे पहले 2 तरीके, वैसे एक्स वाला तरीका ना थोड़ा लेंथी है कमाल। एक्स वाला तरीका कभी याद नहीं रखना पड़ता, बाकी उसमें नहीं अकल इस्तेमाल नहीं होती, जो दूसरे में थोड़ी अकल इस्तेमाल भी होती है। अब मुझे यहां पर क्या चाहिए? डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड कर दो पता है? कैसे? ब्रॉड ऑन की डेप्रिसिएशन माइनस डिस्पोजल की, ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल, फिर एडिशन और फिर डिस्पोजल, ऐसा होता है। अब मैं यही जो मेरे पास एक हिंट है डेप्रिसिएशन का, उसी को इस्तेमाल करके मैं काम करने लगा हूं। वर्किंग नंबर 3, डेप्रिसिएशन फॉर 30 जून 2011। आपके सर पहले 10 की फाइंड करें, तो 10 की मैं फाइंड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ना तो वहां ब्रॉड ऑन है ना कैरिड ऑन। अब यहां पर आप लोगों की अकल का इम्तिहान होगा। सबसे पहले आपने जैसे कहा ना, ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल, ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल, मुझे आप बता सकते हैं जो मैंने ये अमाउंट लिखी हुई है कैरिड ऑन, ये कैरिड ऑन है ना, इसके अंदर डिस्पोजल है या माइनस हो चुका है? सच्ची सच्ची बताना, क्योंकि कैरिड ऑन है ना, एक एडिशन वैल्यू हुई होगी, एडिशन में एडिशन प्लस हुआ होगा, डिस्पोजल इसमें से, इसका मतलब है इस कैरिड ऑन में से डिस्पोजल माइनस हो चुका है। वो जो मैं डिस्पोजल माइनस करना था ना, वो डिस्पोजल माइनस, ये वो बातें हैं जब आप लोग घर में बंदा वेला नहीं बैठा होता, दिमाग में ये बातें चलती। ठीक है ना, ये बात समझ लगी? अब दूसरी बात, इसमें से डेप्रिसिएशन भी माइनस हो चुकी है। अब खुद देखिए, ऊपर डेप्रिसिएशन भी लिखी हुई है, मतलब ये जो आपका कैरी ऑन आया होगा ना, इसमें से डिस्पोजल माइनस करना था, वो तो माइनस हो चुका है। इसमें से डेप्रिसिएशन भी माइनस हो चुकी है, वो नहीं माइनस करनी थी, वो तो डेप्रिसिएशन मैंने लेनी थी, लेकिन वो डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस हो चुकी है। जब मैंने ब्रॉड ऑन की डेप्रिसिएशन लेनी है ना, इस अमाउंट के ऊपर 831128, ये तो कैरिड ऑन है, ये ब्रॉड ऑन नहीं है। ये क्या है? कैरिड ऑन है, लेकिन कैरिड ऑन आता तो ब्रॉड ऑन से ही है ना।
कैरी डाउन कैसे आता है? उसमें एडिशन प्लस होता है, डिस्पोजल माइनस होता है, और डेप्रिसिएशन भी इसमें से माइनस हो चुकी है। इसमें एडिशन है ही नहीं, चलो इसमें एडिशन मतलब नहीं है। दोबारा वापस चलते हैं, किन तीन चीजों की डेप्रिसिएशन हम अलग अलग करते हैं? ब्रॉड ऑन, डिस्पोजल, एडिशन। इस वैल्यू, ये जो मेरे पास वैल्यू पड़ी हुई है, इसमें एडिशन तो है ही नहीं, और डिस्पोजल भी माइनस हुआ है। इसका मतलब है ये प्योर हो गया एक अलग अमाउंट, लेकिन ब्रॉड ऑन नहीं है, ये है ये कैरिड ऑन। मतलब इसमें से 15% माइनस हो चुका है। कितना माइनस हो चुका है? 15%। तो ये अमाउंट 85% है। वो जो हम कहते हैं कि जब वो वैल्यू नेट होकर परसेंटेज से आती है, तो इसका मतलब है ये अमाउंट कितने परसेंट है? 85। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ब्रॉड ऑन आ जाएगा, और अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये मेरे पास ब्रॉड ऑन की डेप्रिसिएशन आ गई। आप बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास कैरी डाउन पड़ा हुआ है ना, अब कैरी डाउन में से क्या क्या निकल चुका है? एडिशन इसके अंदर है नहीं। हमने तीन वैल्यू को अलग करना होता है, एडिशन को अलग, डिस्पोजल को अलग, ब्रॉड ऑन को अलग। ये तो बात पता है ना। एडिशन इस साल है नहीं, डिस्पोजल आप खुद ही कह रहे हो माइनस है इसमें से, और हो भी चुका है। इसका मतलब है ये जो अमाउंट है वो प्योर ब्रॉड ऑन है, और ये ब्रॉड ऑन का कैरीड ऑन है। मतलब इसमें से 15% डेप्रिसिएशन भी माइनस हो चुकी, क्योंकि अगर साल के शुरू में वैल्यू लेता तो उसमें 15% ऐड होता, और साल के एंड पे मैंने ली तो 15% माइनस हो गया। तो या सिंपल हम लेट कर ले, ब्रॉड ऑन आपका 100 था, 15% डेप्रिशिएट हुआ, तो कितना बचा पड़ा हुआ है? 85। मैंने 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेप्रिसिएशन आएगी, और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ब्रॉड ऑन आ जाएगा। तो कितनी वैल्यू आ गई? 14,666। आप 100 से मल्टीप्लाई करके देख लो, फिर उसका 15% लो, यही आंसर आएगा। डिस्पोजल को तो माइनस नहीं करेंगे, डिस्पोजल को तो माइनस हुआ है। डिस्पोजल हमने किया कि जून 2011, तो डिस्पोजल को जब हम ना करो माइनस, ऐसा कर सकते हो, लेकिन हम अपने उसी पैटर्न पे जा रहे हैं। पहले जो हमारा पैटर्न है ना, हम उस पे जा रहे हैं। अब देखिए मैं बात बताता हूँ, रिलैक्स, सारी बातें करते हैं। पहले ये बताएं जो मैंने अभी फाइंड किया है ना, ये किसकी डेप्रिसिएशन फाइंड किया? ब्रॉड ऑन की, सिर्फ ब्रॉड ऑन की। किसकी फाइंड की डेप्रिसिएशन? आप कहेंगे सर 15% डायरेक्ट लेते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट लेते हैं अगर आपके पास ब्रॉड ऑन होता तो। ये ब्रॉड ऑन नहीं है, इसमें से 15% डेप्रिसिएशन माइनस हुई, ये उसका कैरिड ऑन। डन, आगे चलते हैं। उसके बाद आप क्या करते हो? अच्छा दूसरी बात, साथ साथ अगर आप जाग रहे हो तो साथ साथ हम सारी बातें करते हैं। अगर मैं 831128 को 85 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करता तो क्या चीज आती भला? ब्रॉड ऑन। बताओ जरा कितना आ रहा है ब्रॉड ऑन? एक मिनट पहले इसको तो पहले फाइंड करो, फिर सारी बातें करते हैं। 9777 99777 ये वो ब्रॉड ऑन है जो हम करते हैं ना, ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल करके। अब इसका 15% लो, यही आंसर है। ब्रॉड ऑन का 15% लेना था ना, तो ब्रॉड ऑन का 15% ले लो, या डायरेक्ट डेप्रिसिएशन ले लो। ये 6669 है या 6669? अब ये मेरे पास ना पहला स्टेप हो गया। आप पहला स्टेप ब्रॉड ऑन माइनस 15% करना था, मैंने 85 पर डिवाइड करके 15 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि वो नेट ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट थी। अब अगला स्टेप क्या है? डिस्पोजल। अब मुझे पता है यहां पर डिस्पोजल की कौन सी वैल्यू आती होती थी, याद करें। साल के शुरू वाली बुक वैल्यू आती थी या एंड वाली? साल के शुरू वाली बुक वैल्यू। तो जो ऊपर लिखी हुई है वो साल के शुरू वाली बुक वैल्यू नहीं है। ये वाली जो आपने बुक वैल्यू लिखी हुई है ना, ये साल के शुरू वाली बुक वैल्यू नहीं है। ये वो वाली बुक वैल्यू, ये तो जून 2011 की है। हमें चाहिए 17/2010 तक। आओ जरा, अब वही फार्मूला वही लगेगा, एक साल काम कर देंगे बस। बुक वैल्यू इज इक्वल टू 2,50,000 इंटू 1 माइनस 0.15 इंटू 6/12 इंटू 1 माइनस 0.15 की पावर 2
हमने जून 11 तक नहीं जाना, जून 10 तक जाना है। कितनी बुक वैल्यू आ गई? 167,0 ये बुक वैल्यू आ गई साल के शुरू तक। अब वही पैटर्न है, उसी पर मैं जा रहा हूं, आप लोग अपना पैटर्न को चेंज करना चाहें तो कर लेना। 167,078 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 1, पूरे साल की डेप्रिसिएशन आनी है इस पे। कितना आ गया? कितना? 2506। ये मेरे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। सिर्फ ब्रॉड ऑन के ऊपर मैंने एक अजीब सी वर्किंग की है, बाकी तो सेम पैटर्न है, बाकी किसी को चेंज नहीं किया। कितना आ गया? इसको प्लस करें। 171,731 लो जी, जो चीज हमें चाहिए थी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गई। अब हम पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा। इसके ऊपर सारे अभी डिस्कशन तो करनी है, सिर्फ एक लेजर पूरा करके डिस्कशन करके फिर अगले लेजर पे जाएंगे। आए जरा, हाँ जी, वैल्यू लिखवा दे कितनी है? 171,730 डन। अब ये लेजर पूरा होके ब्रॉडन दे सकता है? करो जरा टोटल सबका। 11,144,875 11,144,876 आना चाहिए, इससे 5 ही है। 11,144,875 11,144,875। अच्छा, ये जो इस साल का ब्रॉड ऑन है, पिछले साल का क्या होगा? कैरीड ऑन 11,144,875। अब पिछला साल भी ऑलमोस्ट दो चीजें मिसिंग होगी। अब हम दोबारा इसी साल पे आते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। ये चीज है हमारी, इसको हम दोबारा डिस्कस करते हैं। पहले आप एक दफा नोट कर लो, नोट कर लो ना, ताकि फिर आपका नोट करने वाली कहानी खत्म हो जाए और सिर्फ हम डिस्कस करें। ना अक्यूमुलेटेड एब्सेंट गिवन हो, ना फाइंड कर सके। फाइंड कब कर सकते हैं? जब ब्रॉड ऑन की डेट ऑफ परचेज बताई हो, तब ऐसा हो सकता है। अगर डेट ऑफ परचेज भी ना बताई हो और ना ही अक्यूमुलेटेड एब्सेंट गिवन हो, तो तब तो हम अक्यूमुलेटेड लेजर बना ही नहीं पाएंगे, तो फिर बुक वैल्यू पे बना दें। फिर ना करते नहीं, डेप्रिसिएशन फिर भी इस तरह से आ सकती है, डेप्रिसिएशन फिर भी ऐसी आनी थी, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो वैसी फाइंड होती है ना, लेकिन वो ब्रॉड ऑन ना आता, क्योंकि वहां पर ये तो पिछले साल की बुक वैल्यू आई है, कॉस्ट नहीं आई। चले अब जरा खामोशी, वापस आए, सारी बातें दोबारा करते हैं। आपने अगर नोट कर लिया तो हो गया नोट। चलो अब ये वर्किंग एक दफा मैं सारी अरेज करके यही वर्किंग दोबारा आपके साथ डिस्कस करता हूं, ताकि अब ना नोट करने वाली टेंशन हमें खत्म हो गई। और अभी मैं इसी तरीके से करवाऊंगा, एक्स वाला तरीका बताऊंगा अगले, यानी नेक्स्ट स्टेप इसी में। हाँ जी, हमें चाहिए थी डेप्रिसिएशन, चाहिए थी 2011 में। हमारे पास एक फॉर्मेट होता है, हम पहला फॉर्मेट करते हैं ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल, फिर डिस्पोजल और फिर एडिशन। इस सवाल के अंदर एडिशन नहीं, इस साल के अंदर। अब ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल, मेरे पास ये वैल्यू नहीं थी, ब्रॉड ऑन तो था ही नहीं, मेरे पास कैरीड ऑन था। अब मैंने सोचा कि कैरीड ऑन में से तो डिस्पोजल माइनस हो चुका होता है, कैरीड ऑन में से डिस्पोजल माइनस हो चुका होता है, तो इसका मतलब है डिस्पोजल तो ऑलरेडी माइनस है। डन। लेकिन वो जो डिस्पोजल तो माइनस है, लेकिन जो अमाउंट मेरे पास है ना,
उसकी वो डेप्रिसिएशन भी उसमें से माइनस हुई हुई है। जो मैंने माइनस करनी है डेप्रिसिएशन वो पहले ही माइनस हो चुकी है। इसका मतलब है कि जो मेरे पास 831128 ये ब्रॉड ऑन नहीं है, इसमें से डिस्पोजल नहीं है, डिस्पोजल इसके अंदर शामिल नहीं है, बट ये बजाते खुद ब्रॉड ऑन भी नहीं है, ये कैरिड ऑन है। अब मैंने कहा अच्छा कैरिड ऑन है तो कैरिड ऑन आया कैसे होगा? ब्रॉड ऑन के ऊपर 15% डेप्रिसिएशन लगी होगी, वो माइनस हुई होगी क्योंकि बुक वैल्यू में तो पिछले भी बुक वैल्यू पड़ी है, 15% माइनस हुआ तो ये अमाउंट आई होगी। इसका मतलब है अगर मेरा ब्रॉड ऑन 100% था उसमें से 15% डेप्रिसिएशन माइनस हुई तो ये कितने फीसद अमाउंट है? 85%। तो गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड, मैंने इसको 85 पे डिवाइड किया। अब आपकी क्यूरीज, आपको कुछ सवाल तो अगर मैंने रेज करना शुरू किए तो बहुत सारे सवाल इसके अंदर है तो आपने कंफ्यूज होना शुरू हो जाना। आप क्वेश्चन रेज करें, मैं उसके मतलब आपको बताता जाऊंगा। पहली बात तो यह है कि मैंने कहा इसके अंदर डिस्पोजल नहीं है, ये बात आप सबको समझना। दूसरी बात मैंने की कि ये ओरिजिनल ब्रॉड ऑन नहीं है, इसमें से डिस्पोजल अलग होने के साथ साथ डेप्रिसिएशन भी माइनस हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ओरिजिनल ब्रॉड ऑन नहीं है, ये उसमें से 15% नेट होके आया। तो मैंने फिर इसको किस पे डिवाइड किया, और अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही वाला ब्रॉड ऑन आ जाएगा जो मुझे चाहिए था, जो मुझे चाहिए था। अब करके देख लो, आपने अभी किया तो था, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके बताया कितनी वैल्यू आई थी? 9। ये ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू है। आप कहोगे सर आप अभी अभी कह रहे हैं ये ब्रॉड ऑन है, लेकिन मेरा ब्रॉड ऑन तो कुछ और निकला था, इसके अंदर तो डिस्पोजल भी था, ये विदाउट ब्रॉड ऑन विदाउट डिस्पोजल है। आप देखो जिसको आपने 85 पे डिवाइड किया है वो विद डिस्पोजल है या विदाउट डिस्पोजल है? उसमें से डिस्पोजल माइनस हुआ है। तो जब मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो वो ब्रॉड ऑन आया डिस्पोजल के बगैर। तो मेरा यहां पर जो ब्रॉड ऑन पड़ा होता है इसमें से डिस्पोजल भी ऐड होता है। कैरिड ऑन में से डिस्पोजल माइनस होता है, ब्रॉड ऑन में डिस्पोजल अभी मौजूद है। अब अगर आप डिस्पोजल की बुक वैल्यू इसके अंदर ऐड बैक कर दो तो यही आंसर आएगा। तो हम अभी अपने पैटर्न पे जा रहे हैं। अपना पैटर्न क्या है, मैंने इसको 85 पे डिवाइड किया, मुझे चाहिए थी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का रेट है 15%। कितना आंसर आ गया जनाब? 14669। अब ये मेरे पास ब्रॉड ऑन की डेप्रिसिएशन आ गई और इसके अंदर डिस्पोजल नहीं है और एडिशन इसके अंदर वैसे ही नहीं था। अब मैंने डिस्पोजल किया तो डिस्पोजल की बुक वैल्यू तो आपने फाइंड कर ली ना, ये तो पता था ना कि 1 साल पहले चाहिए थी। ये वैल्यू है जून 2011 की, हमें चाहिए होती है 17/2010 की बुक वैल्यू। ये डेप्रिसिएशन की वर्किंग आपको याद होनी चाहिए। डिस्पोजल की किस दिन की बुक वैल्यू हमें चाहिए होती है? साल के शुरू की। वो कितनी फाइंड की आपने? 167, और हमने बिल्कुल वही 15% से मल्टीप्लाई किया और ये पूरा साल डेप्रिशिएट हुआ है। तो कितनी वैल्यू आई थी? जो भी आई थी, हमने इसको प्लस किया था। आप कहेंगे सर एक और वैल्यू भी होती है एडिशन भी, इस साल एडिशन था ही नहीं, मैंने तीनों को प्लस किया तो यहां पर पुट कर दिया और फिर एक वैल्यू रह गई थी, मैंने उसको बैलेंस कर दिया। ये तो तरीका होता है परसेंटेज वाला, और ये तरीका सबसे शॉर्टकट है, इससे शॉर्टकट तरीका है ही नहीं। अब मैं ये रेस करने लगा क्योंकि आपने तो याद लिखा हुआ है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप कहते हो कि नहीं हम अपनी कॉमन सेंस कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहले नहीं इस्तेमाल की, इतने साल तो गुजारा हो गया, इतने बड़े हो गए हैं, तो जिंदगी के बाकी साल भी गुजर जाएंगे, तो फिर आपने क्या करना है? आप ऐसा करो, लेट करो कि आपके पास ब्रॉड ऑन कितना था, ओरिजिनल ब्रॉड ऑन नहीं है ना हमारे पास, ब्रॉड ऑन एक्स लेट का। सबसे पहले आपने करना होता है ब्रॉड ऑन माइनस, ये करना होता है, कर लो एक्स माइनस ब्रॉड ऑन एक्स है ना, अब तो है ब्रॉड ऑन, अब तो मिसिंग नहीं है, एक्स माइनस
किसको माइनस करेंगे? डिस्पोजल की बुक वैल्यू। कौन से वाली? साल की शुरू वाली। तो बताएं फाइंड की हुई है साल की शुरू वाली 1670। मजे की बात है, जब मैंने ये करवाना है तो आपने इस पे पक्के हो जाना है, क्योंकि ये वो वैल्यू है जहां पर सोचना नहीं पड़ता। ऐसे ही करते हैं, ऐसा ही है कुछ। यहां पर वैल्यू लिखवा दो, 15% अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो लिख सकते हो 0.15x माइनस इसका 15% लो, 167078 मल्टीप्लाई बाय 0.15 25006। ये आ गया मेरे पास पहली वैल्यू। फिर उसके बाद क्या करते हो? डिस्पोजल। डिस्पोजल में क्या करते हैं? डिस्पोजल की 167078 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 2506। इसको प्लस करते हो तो इसे क्या कहते हो? इसको प्लस करते हो तो इसे क्या कहते हो? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। क्या कहते हो? डेप्रिसिएशन फॉर द, कितनी आई डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर? 0.15x। प्लस किया ना, तो माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो। अब आ जाओ, ये वो टेक्निक है जो अभी तक मार्केट में आम नहीं। देखें, हमें पता है लेजर इज एन इक्वेशन। लेजर क्या है? जिसकी डेबिट, जाग रहे हो ना सारे? थोड़ा साइड पर ना, जाग रहे हो? नींद तो नहीं आ गई? पक्का? चले। और ये बात आपने बतानी भी किसी को नहीं है। देखिए, आपकी जो डेबिट साइड है वो बराबर होती है क्रेडिट साइड के। डेबिट साइड इज इक्वल टू, आपकी डेबिट साइड पर सिर्फ एक वैल्यू है ब्रॉड ऑफ, और वो आपने समझा कहा हुआ है x इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगी? इन तीन वैल्यू के। पहली वैल्यू क्या है? 142016 प्लस 0.15x लिख दूं, क्योंकि मैं डेप्रिसिएशन क्या फाइंड कर चुका हूं। आपके कि वो तो लिखी हुई है, वो तो पुरानी लिखी हुई है, हमारे पास अननोन थी। प्लस 831128। अब x फाइंड कर सकते हो तो सॉल्व फॉर x वालों, या सिंपल क्या करो, इसमें से ये माइनस कर दो, बाकी प्लस प्लस करके आपके पास x का एक आंसर आ जाएगा। वो x का आंसर आएगा 1144,875। ब्रॉडन आ गया। अब इधर x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो, जो आंसर आएगा वो ये आएगा। कितना जल्दी जल्दी नोट कर रहे हो? और ये बातें आपको वैसे ही पता होनी चाहिए। इक्वेशन वाला मेथड वैसे वो अजीब सा लगता है, क्योंकि आप प्रोफेशनल बंदे होते हैं ना, हम वैसे इसको इस्तेमाल करना अपनी इंसल्ट समझते हैं। कर लो आप ना इंसल्ट समझो। अब अगर, क्योंकि वो जो चीज है ना वो जीनियस लोगों वाली है, 85% वैल्यू रह गई है उसको, तो हम ना दोनों तरीकों से कर लेते हैं इसको। अच्छा, फिर आप पिछला साल जीनियस होने के नाते कर लोगे? इसका पिछला साल एक दफा पहले इसको नोट हो गया? चलो कर लो, पहले नोट कर। इस पे तो नहीं सोचना पड़ता। बट जिस दिन परसेंटेज की समझ लग जाती है ना, सीए उसी दिन खत्म हो जाता है, बस बाकी टाइम रह जाता है जो फॉर्मेलिटी वाला। सर आपको समझ लगी? चले जी, हो गया नोट? अच्छा, अब पिछला साल तो आप देखें ना, इसको आपने ये पिछले साल का कैड इधर ब्रॉडर लिख दिया, सॉरी पिछले अगले साल का ब्रॉडर पिछले साल का कैड। अब इधर भी डेप्रिसिएशन फाइंड कर लेंगे वैसे, या इक्वेशन बना लेना, या डेप्रिसिएशन फाइंड कर लेना तो ये वैल्यू आ जाएगी, या ये वैल्यू फाइंड करना तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये काम आपका दोबारा, यानी कंप्लीट क्वेश्चन एक दफा फिर आपने कंप्लीट करना है। अब इसमें एडिशन भी है तो 85 से डिवाइड करेंगे इसको।
ये तो फिर आपने सोचना है ना, अब मैंने वो बता दिया तो फिर आप कल क्या करो। आपने दोनों से करना है आंसर, जाके आपको मैच, क्योंकि मैं कहता हूँ परसेंटेज के ऊपर जब आप आ जाओगे ना आपकी जिंदगी कैलकुलेटर पे आ जाएगी, वरना फिर आपको हमेशा हल करना पड़ेगा। नहीं, टेस्ट तो बहुत आसान है, जो आपको नहीं समझ लगेगा, क्योंकि आपसे ना एक तो मुश्किल चीज है ना, मुश्किल चीज आप समझ लग जाते हो, जो आसान चीज दे ना तो वो आपको। चलो ये तो पेपर देखकर पता चलेगा आप, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा कल के लिए फिर यही क्वेश्चन, ठीक है ना, सिर्फ यही, और इंशाल्लाह फिर हम ना कल इसके 1-2 क्वेश्चन और करके तो फिर हम सीधे चले जाएंगे इसके रिवैल्यूएशन मॉडल।